जी क्लास, अभी इसको रिज्यूम करते हैं सेकंड पार्ट को। अच्छा, उसमें कुछ एंड पे डिस्कशन है घर घर, वो उसमें उस पार्ट को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर, ओके। स्लाइड्स कहाँ थी? हम लोग इस पॉइंट पे, यस। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने पहले इम्पल्स इनपुट को अप्लाई किया और सिस्टम का रिस्पांस देखा। नाउ वी हैव अप्लाइड स्टेप इनपुट। इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा एनोटेट? ओके, एनोटेट। अच्छा, सी ऑफ एस हमारे पास किसके इक्वल है? ये मैं ज़रा इसकी ज़रा कलर चेंज करूँ, पिंक। अच्छा, के 1/s माइनस टी डिवाइडेड बाय टी एस प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता रही थी। अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास के कांस्टेंट वैसे आ जाएगा 1/, अच्छा यू ऑफ एस जो है, मतलब जो यूनिट इम्पल्स है उसका लेप्लास क्या है? 1/s, ठीक है। ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर इसका इन्वर्स लेंगे, सॉरी, यू ऑफ टी का जो लेप्लास है वो क्या है? 1/s। अगर इसका इन्वर्स 1/s का इन्वर्स लेंगे तो वो क्या आएगा? यू ऑफ टी। और इसका क्या आ जाएगा? ये किसका आएगा? ये इसके लिए ना थोड़ा सा आपको इन्वर्स लेप्लास के जो दो चार बेसिक फंक्शंस है ना, उनको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है कि उसका इन्वर्स लेप्लास लेप्लास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है, ए ओवर, देखो ना, ए ओवर एस प्लस ए, तो उसका हमारे पास वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे साथ में टी भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, इसको आप लोगों ने इंश्योर कर लेना है कि इसके साथ में टी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर ए ओवर एस प्लस ए, नहीं, ए ओवर एस प्लस ए तो ई माइनस ए टी था। इसको पहले पता क्या करना है, ये देखें जरा, मैं आपको बताती हूँ। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। ये देखो, ये टी टी एस प्लस वन है। इसको हम लोगों ने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ठीक है ना। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना जब हम लोगों ने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इसकी जनरल इक्वेशन ये है। तो इसके लिए हमें इस टी को याद खत्म करना ताकि हमारे पास एस रहे और हम इसको साथ कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टी से डिवाइड। तो ऊपर ऑब्वियसली टी से जब होगा तो ये ऊपर वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस प्लस वन ओवर टी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अब इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर हो सकता है। जब इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। इसलिए इसका जो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इसको जब तक नहीं सुनेंगे तो तब तक ये स्लाइड्स चाहे जितनी मर्जी स्क्रॉल करते जाएं और उनको रट्टा लगाते जाएं तो फायदा नहीं है। इसलिए लेक्चर रिकॉर्डेड लाजमी सुने, उसके बगैर काम नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये रिलेशनशिप है के टी एस प्लस वन, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। और इनवर्स के लिए आप लोगों ने कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? इसको जनरल फॉर्म किया है ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। तो अगर हम लोग इस फॉर्म का लें तो इसका इनवर्स लेप्लास क्या आता है? ए, जो ऊपर ये कांस्टेंट आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई ई, ये वाला ए है, और साथ में किससे मल्टीप्लाई होना है? इसने, टी ने। तो पहले हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में चेंज किया है, जनरल फॉर्म में। और उसके बाद उसका हम लोगों ने क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो वन ही थी, इसलिए वन को साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया? ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी। तो अल्टीमेटली हमें यूनिट स्टेप के लिए हमारे पास रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस क्या आ गया? स्टेप रिस्पांस को हम लोग कहते हैं, वो पहला जो था वो क्या था? इम्पल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो जो स्टेप रिस्पांस आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इसने यूटी की जगह पे क्या पुट कर दी? इसकी वैल्यू वन ले ली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट स्टेप जो इसका रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई? के वन माइनस ई माइनस टी बाय टी। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या अजम्पशन की है? यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन की है? इसने टी की वैल्यू ले ली है टी के इक्वल। तो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? के वन माइनस ई, टी को इसने टी के बराबर ले लिया है तो टी बाई टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया? माइनस वन। और के वन माइनस ई का अगर ई माइन एप्सिलॉन ई माइनस वन का आप लोग कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली ये आ जाएगी आपके पास। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है
इसका रिस्पॉन्स किसके इक्वल आ गया 0.632 के। अब ये क्या स्टोरी है ये भी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये शायद आप लोग ना, मुझे लगता है ये जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ते थे और एक कर्व सी आती थी ना, तो हम कहते थे ये कर्व हमारे पास क्या है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या बता रहा है कि टाइम कांस्टेंट क्या है। अब इसको जरा ना गौर से देख लेना, एक दफ़ा इस ग्राफ को देख लेना। ग्राफ्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस इंटरेस्टिंग होता है वो ग्राफिकल और मैथमेटिकल होता है। बट अनलेस और अनटिल हम उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें और उसको अंडरस्टैंड करें। अब ये देखो, ये ग्राफ है, ये क्या बता रहा है भाई, अब इसमें, अच्छा जी ये क्या बता रहा है। अच्छा, इसकी जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग, ये क्योंकि टाइम डोमेन एनालिसिस है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, टी। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था, क्या लेंगे, सी ऑफ टी, जो कि टाइम रिस्पॉन्स है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये कर्व तो देख ली, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा कि ये कर्व क्या बता रही है। अब जरा देखते हैं कि ये कर्व क्या बता रही है। अभी वैल्यू क्या आई थी, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.632 के। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा 63.2%। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.632 के। इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये ग्राफ है, इसके एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये इसका एक टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्या बताता है हमें, टाइम कांस्टेंट टेल्स अस हाउ सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड टू द इनपुट। हम लोगों ने इस सिस्टम पे क्या अप्लाई की थी, स्टेप इनपुट अप्लाई की थी, और अब इसका रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखना है। अच्छा, ये इस इंस्टेंट पे टी किसके इक्वल है, एक टाइम कांस्टेंट के। ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह, टी एक टाइम, एक जो टी है वो किसके इक्वल है, वन टाइम कांस्टेंट के। यहाँ पे टी किसके इक्वल है, टू टाइम कांस्टेंट के। यहाँ पे टी किसके इक्वल है, थ्री टाइम कांस्टेंट के। यहाँ पे टी किसके इक्वल है, फोर टाइम कांस्टेंट के। यहाँ पे टी किसके इक्वल है, फाइव टाइम कांस्टेंट के। ठीक है, ये डिफरेंट इंस्टेंट पे इसकी वैल्यूज बताई हैं। अब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या भी ज्यूम किया था, जब हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने वहां पे अजम्पशन ली है ना, कि हम लोगों ने ये ज्यूम किया कि वो टी जो है वो कैपिटल टी के, मतलब जो टाइम है वो किसके इक्वल है, वन टाइम कांस्टेंट के। इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जहां पे टाइम जो है वो वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। तो उस केस में हमारे पास कितनी वैल्यू हमने कवर कर ली, कितनी वैल्यू तय कर ली, यहाँ पे हम लोगों ने इस आउटपुट की 0.632 का मतलब है कि 63.2% वैल्यू को कवर कर ली। ठीक है, फिर दोबारा से समझें। फॉर एग्जाम्पल, इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो जीरो, क्योंकि एक यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का मतलब है कि वो जीरो और वन के बिटवीन है, मतलब वो वन से ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने जीरो से वन के दरमियान क्या है, उसका रिस्पॉन्स है वो चेक करना है। इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो वन है और इनिशियल वैल्यू जो है वो जीरो है। तो जब टाइम आया वन टी के इक्वल, मतलब वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो फाइनल वैल्यू की कितनी परसेंट वैल्यू कवर तक सिस्टम पहुंच गया, उसकी 0.632, मतलब 63.2% जो इनपुट है वो उसने उसकी फाइनल वैल्यू की अचीव कर ली। ठीक है, तो 63% बनती है वो, उसकी बनती है 0.60, मतलब आउटपुट कितनी, कहां तक पहुंच गया, मतलब इस स्टेप ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर आउटपुट जो रिस्पॉन्स है वो जीरो और वन के बिटवीन है, तो वन का 63.2% निकाल लें भाई, तो वो कितना बन जाएगा, 0.632। इसका मतलब ये है कि जब टाइम इक्वल है वन टाइम कांस्टेंट के, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे पहुंचा सिस्टम आपका, तो वहां पे उस फाइनल वैल्यू जो कि वन है उसका कितना परसेंट कवर हो गया, उसका 63.2% कवर हो गया। ठीक है, जब टाइम आपका पहुंचा टू टाइम कांस्टेंट के इक्वल, मतलब टी स्मॉल टी इक्वल है टू टाइम कांस्टेंट के, तो आपने फाइनल वैल्यू जो कि वन है उसका कितना परसेंट कवर कर लिया, आप पहुंच गए यहां। ये कितनी वैल्यू है, 86.5% वैल्यू आपने कवर कर ली। जब टाइम आपका पहुंचा थ्री टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो आपने फाइनल वैल्यू की कितनी पॉइंट वैल्यू अचीव कर ली,
इसको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करो, ये 86 था, यानी मतलब ये 0.86 वैल्यू थी, ये कितनी है 0.98, ठीक है 2। अगर हमारा सिस्टम पहुंचा 5 टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो इसका मतलब है कि हमने कितनी वैल्यू कवर कर ली, ये 99.3 मतलब 0.993 नियरली इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि 5 टाइम कांस्टेंट में हमने स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए। ये एक दफा दोबारा देखो, 0 से 4t तक और 4t से थोड़ा सा ग्रेटर सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, ट्रांजिएंट, मतलब अभी वेरिएशन आ रही है। जैसे ही 5 टाइम कांस्टेंट पे पहुंचे हैं, उसके बाद सिस्टम क्या आपको बस रिस्पॉन्ड दे रहा है, स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 4t, समहाउ 4t और 5t के बिटवीन वैल्यूज जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में आएंगी। और 5t के बाद आपने क्या अचीव कर लिया, मतलब 5 कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट के बाद क्या अचीव कर लिया, उसका स्टेडी स्टेट अचीव कर ली। ठीक है, दोबारा से समझे, हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो 0 और 1 के बिटवीन है। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन हमने देखना है कि हमारी स्टेप इनपुट कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। तो जब टाइम 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल आया, तो हमने 1 जो फाइनल वैल्यू है उसका 63.2% तक पहुंच गए, जो कि कौन सी वैल्यू बनती है वाई एक्सिस पे 0.632। जब हमारे पास टाइम इक्वल आया 2 टाइम कांस्टेंट के, दैट्स मीन व्हेन t इज इक्वल टू 2t, तो हम कितनी वैल्यू तक पहुंच गए, 86.5%, जो कि उसका 0.865 है, 1 का 0.865 तक पहुंच गए। सिमिलरली जब 3t आया तो 0.95 तक पहुंच गए, जब 4t आया तो 0.982 तक पहुंच गए, और जब 5t आया देन वी हैव कवर्ड द फाइनल वैल्यू 0.993 तक पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि 5t के बाद हमने क्या अचीव कर लिया, एक स्टेडी स्टेट अचीव कर ली। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास वो नॉर्मली ग्राफ आ रहा होता है और हम लोग बता रहे होते हैं कि ये टी क्या है, टा क्या है, और इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होने के बाद हम अल्टीमेटली कहते हैं कि इस ग्राफ को सिर्फ रट्टा लगाना है, इसको याद करना है। हमें नहीं पता कि इस ग्राफ में क्या है, हमें नहीं पता कि ये टा क्या है। कहीं पे किसी बुक में टा का वर्ड यूज करेंगे, कहीं पे टी कैपिटल टी यूज करेंगे, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो उस ग्राफ को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको यही चीज बताई है। तो इन चीजों से भागने की जगह पे बजाय इन चीजों पे कंसंट्रेट किया करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत मजे का रिलेशनशिप है, वो अब क्या है वो ये है। अच्छा, अब हम सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे, हम लोग क्या सिस्टम में क्या चीजें करते हैं, मैं इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग टाइम कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग टाइम कांस्टेंट की वेरियस वैल्यूज ली। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो ये एक इक्वेशन थी c इज इक्वल टू के 1 माइनस, ये इक्वेशन आई है ना, माइनस टी बाई टी, अभी हम लोगों ने जो निकाली है स्टेप रिस्पॉन्स की। सपोज कर लेते हैं कि हम k को कांस्टेंट कर लें, किसी भी वैल्यू पे 10 पे कर लें, 5 पे कर लें। अब इसने जो ये ग्राफ लिया है उसने क्या किया कि k की कांस्टेंट वैल्यू कर ली, एक वेरिएबल हमने कांस्टेंट कर लिया, सपोज करेंगे 10 वैल्यू पे, और उसके बाद हम लोग ये जो t है इसकी वैल्यू को चेंज करते गए। हम लोगों ने t 1 सेकेंड लिया, हम लोगों ने t 3 सेकेंड लिया, t 5 सेकेंड लिया, t 7 सेकेंड लिया, और हर एक t की वैल्यू के लिए डिफरेंट ग्राफ बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक वेरिंग वेरिएबल ले रहे हैं t का। कैसे लेंगे, ये देखें, कई बच्चे ना इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जी कैसे चेंज, क्या चेंज। ये देखें t बाई टी है ना, सपोज किया कि k की वैल्यू मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट कर ली। ये देखो k 10, सपोज करो मैंने 10 ले लिया, इसमें एग्जांपल में इसने 10 सेट किया। अब मैंने सपोज करें कि अब मैंने सी टी निकाला, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी टी की 1 सेकेंड। ठीक है, टी बाई 1 आ गया, इसका मतलब ये। अब मैं पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या ली, सी टी इज इक्वल टू 10, ये कांस्टेंट है, 1 माइनस ई माइनस टी। अब मैंने 3 सेकेंड ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय 3। अच्छा, अब इसका जब इसका रिस्पॉन्स निकाला, इसको सॉल्व किया, तो इस तरह का रिस्पॉन्स आया, ये इस तरह का ग्राफ बना। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो है ये इस इक्वेशन के लिए है। अब ये जो रेड वाला है इसके लिए क्या इक्वेशन है, सी टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट 1 माइनस ई माइनस
t/5 ये इसके लिए फॉर रेड कर्व, और ये जो लाइट ब्लू कर्व है ये किसके लिए, ct इज इक्वल टू 10 1 माइनस e माइनस t/10। ठीक है, मतलब मैंने साइमल्टेनियसली इन चारों इक्वेशंस को, जिसमें हम लोगों ने t की डिफरेंट वैल्यू कैपिटल T की रखी है और हम लोगों ने k की कांस्टेंट वैल्यू ली है, उसके लिए ये चार डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ की। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग t की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है जी सिस्टम के रिस्पॉन्स को, जरा गौर से देखें। देखिए मैंने क्या बताया कि रिस्पॉन्स किसका सम होता है, एक तो ट्रांजिएंट पार्ट और दूसरा स्टेडी स्टेट पार्ट। अब ये देखें कि जब t की वैल्यू 1 है तो ये इसका खत्म हो गया जी, यहाँ पे ट्रांजिएंट पार्ट, उसके बाद स्टेडी स्टेट, मतलब दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए, ट्रांजिएंट भी और उसके बाद सिस्टम स्टेडी स्टेट भी चला गया, मतलब दोनों पोर्शन सिस्टम ने पूरा रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा, अब सपोज करेंगे जी t की वैल्यू 3 सेकेंड है, तो ये जरा देखो, ये इसने ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड किया लेकिन ये भी जा रहा है स्लो स्लो स्लो, यहाँ जाके कहीं इसके बाद जाके कहीं इसका स्टेडी स्टेट आएगा। इसका मतलब ये कि इसका भी पूरी तरह कंप्लीटली स्टेडी स्टेट हमें क्लियर नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अगर t की वैल्यू 5 है, ये जी इसका अभी ट्रांजिएंट आ रहा है जा रहा है जा रहा है, अभी कुछ नहीं पता कि ये कहाँ जाके इसका स्टेडी स्टेट आएगा। अब t की वैल्यू 7 ले ली जब हम लोगों ने जी, यहाँ से ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद आगे नहीं पता कि कहाँ इसका। अगर हम लोग इन चारों कर्व्स का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चला कि जितनी t की वैल्यू स्मॉलर है देन द सिस्टम रिस्पॉन्ड सो क्विकली। ठीक है, क्विकली कैसे, फौरन से इसका ट्रांजिएंट आया, एक तो ट्रांजिएंट कम था, ट्रांजिएंट का पोर्शन कम है, और उसके बाद वो स्टेडी हो गया। लेकिन जैसे ही t की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, साथ साथ ट्रांजिएंट भी बढ़ता जा रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ज्यादा आता जा रहा है, सिस्टम्स में ऑसिलेशन ज्यादा आती जाएंगी और वो स्टेडी स्टेट पे बहुत देर बाद पहुंचेगा। मतलब सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्विकली। इसका मतलब है कि इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज द टी स्मॉलर, जितनी टी की वैल्यू स्मॉलर है उतना ही वो सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस ग्राफ। द टी इज स्मॉलर, जितना टी कम है, t I am not talking about the time, I am talking about the time constant t, capital T, जितना स्मॉलर होगा उतना सिस्टम फास्टली या रैपिडली या क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी, इस ग्राफ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, वो वाला ग्राफ भी समझा दिया। तो इंशाल्लाह आपके लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको यहाँ पे मैं वहाँ पे इंसर्ट तक कर दूँ ग्राफ को, या फिर कोई मैथमेटिकल वैल्यू और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग एटलीस्ट जिन चीज़ों से भागते हैं, ग्राफ हैं या इक्वेशंस हैं, तो उनका एटलीस्ट समझ हो कि ये क्या बताती हैं। अच्छा जी, इस ग्राफ में से हम लोगों ने डीसी गेन की वैल्यू निकाली है, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे डीसी गेन की वैल्यू कैसे निकालनी है। डीसी गेन मैंने क्या बताया किसके इक्वल होता है, डीसी गेन के इक्वल है, और ये क्या होता है, रेशियो बिटवीन इनपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एंड आउटपुट। तो आउटपुट को हम ऊपर लेंगे, वो है हमारे पास क्या है, स्टेडी स्टेट आउटपुट, और इनपुट आएगी नीचे, दैट इज 1। अच्छा, अब ये देखो इसमें स्टेडी स्टेट क्या है, अगर हम लोग इस कांस्टेंट लाइन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करें तो ये आ रही है 10। इसका मतलब ये कि इसकी स्टेडी स्टेट आउटपुट की वैल्यू क्या है, 10, और वो जो इसकी इनपुट है वो हमारे पास क्या है, 1। क्योंकि स्टेप इनपुट ले रहे हैं, यूनिट स्टेप है, तो इसका मतलब ये है कि 1 इसकी वैल्यू इनपुट की। इसका मतलब ये है कि इसका डीसी गेन क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, अब वही बात कि वन टाइम कांस्टेंट में इसका 63% कितने बनेगा, ये तकरीबन इसके यहाँ पे 10 का 63% निकाल लेना, तो इसके क्रॉस वैल्यू आएगी। अच्छा, अभी दो तीन चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इसको इंशाल्लाह आगे देखते हैं। एक तो ये डीसी गेन आ गया, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स पे कैसा इफेक्ट आएगा। उसके बाद इस सारे हम लोगों ने कि 5 टाइम कांस्टेंट में
देखो इसका कंक्लूजन क्या है, सिस्टम टेक्स 5 टाइम कांस्टेंट टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। जब भी सिस्टम पे हम लोग को स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो 5 टाइम कांस्टेंट लेता है, 5t के बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है थोड़ा सा, ये भी मैथमेटिकल है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप इनपुट एंड, मतलब अगर हम लोग इसको लेंगे और इसका बोथ साइड्स का हम लोग, अच्छा क्या मैंने बताया था क्या, कि अगर हम लोग इम्पल्स का इंटीग्रेट करते हैं इम्पल्स को तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप इनपुट, और स्टेप इनपुट को डेरिवेटिव ले लें उसका तो हमें क्या मिल जाएगी, इम्पल्स। अब हमारे पास ये देखो, अगर ये इक्वेशन गिवन है, ये हमें अभी अभी कंक्लूड किया हम लोगों ने स्टेप के लिए, वो क्या थी, सी टी इज इक्वल टू के 1 माइनस ई माइनस टी बाई टी। अच्छा अब ये स्टेप इनपुट के लिए, चलो जी इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लिया बोथ साइड्स तो हमें क्या मिल जाएगा, इम्पल्स। कैसे मिलेगी, के माइनस के बाई टी ई माइनस टी बाई टी, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, के वैसे ही आ जाएगा और ये वाला टी बाहर आ जाएगा, माइनस, अच्छा के माइनस 1/t ई माइनस टी बाई टी, तो ये आ गया, ये माइनस माइनस साइन से प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा के बाई टी ई की पावर माइनस टी बाई टी। ठीक है, मतलब उसने ये बताया कि अगर हम लोग स्टेप का वो डेरिवेटिव ले लें देन वी विल गेट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अच्छा ये भी बड़ा मजे का एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा इसमें से पहले तो निकालनी है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। ये देखो मैंने क्या बताया था, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये देखिए इसको जरा कंपेयर करें, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, सी टी इज इक्वल टू के 1 माइनस ई माइनस टी बाई टी। अच्छा अगर हम लोग इसको ई माइनस टी बाई टी से कंपेयर करें, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है क्या है, ई माइनस टी बाय टी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या आता है, टी बाय टी। इसका मतलब ये है कि जो 1/t की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 0.5, और अगर t की वैल्यू लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1/0.5। यहाँ से भी इसका चेक करते हैं, ये देखो 1/0.5, ये आ जाएगा 2। 1/0.5 ये क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास t की वैल्यू है वो क्या है, 1/t किसके इक्वल है, 0.5 के, तो t क्या आ गया, 1/0.5। अच्छा इसका मतलब ये कि हमेशा आप लोगों ने जनरल इक्वेशंस को याद रखना है ताकि उन जनरल इक्वेशंस में से हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया हमारे पास 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये कि इस स्पेसिफिकली गिवन इक्वेशन के लिए द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अच्छा इसके बाद इसका डीसी गेन निकालेंगे। अच्छा इसमें इसने इसका कहा है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो, डीसी गेन की वैल्यू 6 है। अच्छा ट्रांसफर फंक्शन कैसे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का जनरल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू के टी एस प्लस 1। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है, गेन की वैल्यू 6 है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2s प्लस 1। इसका मतलब है ये इसका क्या बन गया, ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1। This is a transfer function for the given equation. अच्छा अब इसने कहा है कि जी इस इक्वेशन का बताएं जी स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा।
सी ऑफ एस निकालना है इसका। अच्छा जी, ये हम लोगों ने इसका ये इक्वेशन गिवन थी, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ये जो इक्वेशन है। एक मिनट, ये क्या है? ओके। अच्छा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस 0.5 टी। इसमें से हम लोगों ने स्टेप मतलब स्टेप रिस्पॉन्स सी एस टी, ये जो एस है ना, दिस इज फॉर स्टेप रिस्पॉन्स, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी एस टी के लिए हम लोगों के पास अगर इम्पल्स रिस्पांस गिवन है और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड्स पे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, स्टेप रिस्पांस। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स को। 3 आ गया, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है कि 3 डिवाइडेड बाय 0.5 और साथ में ये माइनस साइन आ गया, और ई माइनस 0.5 टी। तो साथ में ही हम लोग, याद होगा आप लोगों को, ये जब आप लोगों ने एफएससी में की थी इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब हम लोग लेंगे इनिशियल कंडीशन। मतलब इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है कि टी की वैल्यू 0 पुट कर दी, सी एस 0 की वैल्यू हमारे पास इनिशियली क्या है कि टी 0 पे सी एस 0 की वैल्यू भी 0 है। ये हम लोगों ने सारा, आप लोगों ने ये मैथ्स में किया हुआ है, अभी जो मैथ्स आप लोगों ने किया होगा एमडी वन साहब से। अच्छा, इसमें अगर हम लोग कांस्टेंट, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी स्टेप रिस्पांस की। तो जो जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तब हम लोग इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग टी 0 रख लेते हैं, और सी ऑफ 0 को हम लोग किसके इक्वल ज्यूम कर लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन को पुट करना पड़ेगा, और उसमें से सी की वैल्यू आ गई 6, और अल्टीमेटली इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो स्टेप रिस्पॉन्स है उसके लिए क्या वैल्यू आ गई, -6e-0.5t प्लस 6। ये आ गया इसका स्टेप। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था इम्पल्स रिस्पॉन्स, हमने उसका टाइम कांस्टेंट निकाला, हमने उसका गेन निकाला, उसके बाद हम लोगों ने इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया। अब जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन था उसको हम लोगों ने बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन के बाद हमें मिला स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली इसमें, इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। अच्छा, उसने दो तरीके बताए हैं, या तो आप लोग इनिशियल कंडीशन कर लें, या अगर इनिशियल कंडीशन नहीं भी है तो हम लोग इस मेथड को चूज कर लेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आर ऑफ एस की जगह पे 1/s पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है ना। तो 1/s पुट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन इसका सॉल्व किया, और अल्टीमेटली ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये वाली इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का हम लोग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, दो मेथड है फाइंड आउट करने के स्टेप रिस्पॉन्स। एक तो आप लोग इनिशियल कंडीशन वाला पुट करें, इम्पल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर दें, या फिर आप लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन ले लें। ट्रांसफर फंक्शन में आर ऑफ एस, क्योंकि स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है इसलिए आर ऑफ एस की जगह पे 1/s पुट किया, यहाँ पे 1/s पुट किया, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और अल्टीमेटली फिर वो जो सी ऑफ एस आ रहा होगा उसका हम लोगों ने सी ऑफ टी में कन्वर्ट कर देंगे रिस्पॉन्स के लिए। रिस्पॉन्स हमेशा हम टाइम डोमेन में देखते हैं, इसलिए हम लोग सी ऑफ एस का इनवर्स लेप्लास लेके उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये ना डिफरेंट मैटलैब के क्वेश्चंस हैं, मैटलैब की एग्जांपल्स हैं कि मैटलैब में अगर आपने फाइंड आउट करना है इसका पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कोडिंग यूज करेंगे, इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे मैटलैब के क्वेश्चन। अच्छा, आगे उसका अगर रैंप रैंप रिस्पॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे, आर ऑफ एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/, पहले स्टेप के लिए क्या 1/s पुट किया, अब इसके लिए हम क्या करेंगे 1/s स्क्वायर को पुट करेंगे, और 1/s स्क्वायर को पुट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, और उस जो स्क्वायर वाली पार्शियल फ्रैक्शन होती है, और उसके बाद उसका ये अल्टीमेटली आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद से निकाल लेना है, लेकिन ये याद रखना है, ये याद रखेंगे आप लोग, ये अल्टीमेटली ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको याद रखना है।
ये रैंप के लिए स्टेप रिस्पॉन्स है। स्टेप के लिए क्या था बताएं, के 1 माइनस ई माइनस टी बाई टी। रैंप के लिए ये है, स्टेप के लिए ये है। इम्पल्स के लिए क्या था, जो भी इक्वेशन गिवन थी, के ई माइनस टी बाई टी, कि ये इम्पल्स के लिए है, ये स्टेप के लिए है और ये रैंप के लिए है। अच्छा, इसने कहा है कि ये भी एक एनालिसिस है कि जितनी हम लोग रैंप रिस्पॉन्स में टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं, ये देखो ये टाइम 1 सेकेंड है, नेक्स्ट स्लाइड में टाइम 3 सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि जितना हम लोग, अब रैंप इनपुट क्या होती है, जो आइडियल इनपुट होती है, आइडियल रैंप का रिस्पॉन्स क्या होती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह की, ये आइडियल रैंप है। लेकिन अगर हमारे पास इस सिस्टम में हम लोग इस टी की वैल्यू को, इस कांस्टेंट को, टाइम को इंक्रीज करते जाएं, 1 सेकेंड कर दें, फिर 3 सेकेंड कर दें, जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इंक्रीज, इसका मतलब ये है कि वैल्यू अपनी फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंचेगी। सो फॉर एग्जांपल ये इसकी फाइनल वैल्यू है 11-12 तक, तो अपनी फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंचेगी, उतना ही उसमें एरर आता जाएगा। मतलब जितना हम लोग रैंप इनपुट में टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करते जाएंगे, उसका स्टेडी स्टेट एरर भी क्या होता जाएगा, उतना इंक्रीज होता जाएगा। मतलब उसको स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच सकेगा, फाइनल वैल्यू के कंपैरिजन में उसका एरर उतना ही ज्यादा होगा। अब ये देखो पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में देखें जब टी 1 सेकेंड था तो ये देखें एरर कम था फाइनल वैल्यू से, ये इसकी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू से ये एरर कम था। लेकिन जितना ही आगे को जाता जाएगा, ये 3 सेकेंड के लिए, टी 3 सेकेंड के लिए, तो एरर इंक्रीज हो गया। और अगर टी 5 सेकेंड कर देंगे, इससे ज्यादा कर देंगे, तो एरर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, उसके बाद ये पैराबोलिक है, ये आप लोगों ने देख लेना, डू इट बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसने क्या बताया है, ये क्या स्टोरी है कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक कर्व गिवन है, इसने कहा है कि ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये कर्व दी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। अब इस कर्व में से ट्रांसफर फंक्शन निकालें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज दिस, कैसे निकालेंगे? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का जनरल ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय टी एस प्लस वन। इसका मतलब ये है कि एक तो हमें चाहिए के की वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, एक हमें चाहिए टाइम कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, अगर इसमें से हम लोग यहाँ से फाइनल वैल्यू देख लें, डॉटेड लाइन जो है ये तकरीबन 0.7 से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब के की जो डीसी गेन है, जो जहाँ पे डीसी गेन क्या है, जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 1 है, मतलब आउटपुट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो हमारे पास क्या है, डीसी गेन। इसका मतलब ये कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.72 के करीब है। यहाँ से हम लोगों ने ग्राफ से देख लिया। अच्छा, जरूरी नहीं होता ग्राफिकल क्वेश्चंस में ना, कभी ऐसा नहीं होता कि आप लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का ग्राफ पेपर में आ जाता है और आप लोगों से बताया, कहा जाए कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें, तो रियल में हमें क्या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी पड़ती है। हो सकता है आप 0.72 लें और जब उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो 0.74 हो। तो बस आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली देख लेना, सिर्फ उन्होंने आपको मेथड देखना है कि आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट की है वैल्यूज। अच्छा, यहाँ से के की वैल्यू तो आ गई 0.72। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लेनी है? अब मैंने क्या बताया था, टी इज इक्वल टू 4-5 इंस्टेंट अभी पीछे डिस्कस किए थे ना, टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 2t टी। इसका मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, जब टी टा पे जाता है, ये इसका क्या टाइम कांस्टेंट। और ये टी इज इक्वल टू टा कब आता है, उस पॉइंट पे जब मैंने क्या बताया था कि जब टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट आता है, तो एक टाइम कांस्टेंट पे हमारी वैल्यू कितनी कवर होती है, 63.2% वैल्यू आ जाती है फाइनल वैल्यू की। इसका मतलब ये है कि 0.7 की फाइनल वैल्यू निकालनी है, 0.72 फाइनल वैल्यू है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.63.2 का मतलब क्या बनता है, 0.632, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 0.45। इसका मतलब ये है कि 63 पे 0.
72 की जो 63.2% वैल्यू है वो किस पॉइंट पे आ रही है, 0.45 पे यहाँ पे। इसको आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू 0.72 आ रहा है उसका 63.2% निकाल लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वन टाइम कांस्टेंट। अच्छा वो हमारे पास क्या आ रहा है 0.45। अब 0.45 पे हम लोग देख लेंगे यहाँ से कि टी की वैल्यू यहाँ पे वो होगा 1 टी, ठीक है, वो होगा एक टाइम कांस्टेंट। वो उसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये तकरीबन इसने निकाली हुई यहाँ पे 0.13 सेकेंड, ठीक है। तो वो ग्राफ से हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो टी आ गया वो क्या आ गया 0.13। इसको रेज करें, ये देखें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले इसकी निकालनी है वैल्यू। अच्छा मैं अभी इसको मजीद आसान करने के लिए 0.72 मतलब 63.2 डिवाइडेड बाय 100, 0.72 multiplied by 63.2 के 0.45। ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं कि फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.72। अब 0.72 की 63%, 63.2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये वैल्यू इसकी लेंगे, या तो 0.632 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, या फिर इसका 63.2% ले लें। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, इस फाइनल वैल्यू की 63.2% वैल्यू आ रही है 0.45, वो तो वाई एक्सिस पे आ रही है ना। अब उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लें तो वो क्या होगा आपका एक टाइम कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपको हर टाइम कॉन्स्टेंट पे पता होना चाहिए कि वो 2 टी 3 टी पे कितने परसेंट वैल्यू कवर हो रही थी, ताकि आप ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया 0.72, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.13s, और साथ में क्या आ गया +1। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया इसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी, ये आ गया ये, और इसका अल्टीमेटली ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। अगर आप लोगों ने इसको s+1 की फॉर्म में लिखना है तो फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और इस फॉर्म में लिखना है, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना तो उसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अच्छा अब ये एक और चीज़ है, और वो क्या है, पहले हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया, और वो पॉइंट क्या था कि सिस्टम में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक पोल्स और एक हमारे पास क्या होते हैं जीरो। जो डिनोमिनेटर पार्ट है इट टेल्स अस अबाउट द पोल, एंड जो न्यूमिनेटर पार्ट है इट टेल्स अस अबाउट द जीरो। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में पोल्स कितने हैं एक, क्योंकि एस का एक फैक्टर है। पोल की पोजीशन क्या है, एस इज इक्वल टू -1/t। और अगर हम जीरो देखें तो जीरो भी हमारे पास इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, वो क्या है 1 + अल्फा एस, इसको जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, और 1 इज इक्वल टू -अल्फा एस, और एस हमारे पास क्या आ जाएगा -1/अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम है तो 1 0 एंड 1 पोल, जीरो लाई कर रहा है एट -1/अल्फा, और पोल लाई कर रहा है एट -1/t पे। और अगर इसका हम लोगों ने स्टेप रिस्पॉन्स देखना है तो आर एस की जगह पे 1/s पुट कर देंगे और उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सारे हम लोगों ने रिस्पॉन्स का एनालिसिस करना है कि अगर हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, बहुत ये साइमल्टेनियसली हम इनका एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, उसके इनवर्स से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो ये हमारे पास अगर एक सिस्टम में जीरो भी आ रहा है तो जीरो के साथ उसका जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा विद 1 0, तो वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये उसकी उसने ड्रॉ की है। अच्छा अब ये पीजी मैप है, पीजी मैप क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस पे जीटा की वैल्यू है, ये है हमारे पास जे मेगा। पीजी मैप होता है पोल्स एंड जीरोस का मैप।
अभी सिर्फ जे मेगा और जीटा को छोड़ें, अभी सिर्फ आप लोगों ने पोल्स एंड जीरो को देखे इस क्वेश्चन में कैसे प्लॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसफर फंक्शन है वो ये 10/s+1। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसमें एक पोल है जो कि -1 पे है, मतलब रियल नेगेटिव एक्सिस पे है, रियल नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये जो है ये रियल एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एस और जे मेगा भी कहते हैं इसे हम लोग पीजी मैप भी कहते हैं। इसका जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल वैल्यू दे रहा होता है और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी वैल्यू दे रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में एक पोल है जो कि s-1 पे है और उस वक्त इसका टाइम क्या है t, वो क्या है 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर मजीद क्लियर होगा। ये देखें, अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 10/s+2। अब हमारे पास जो जनरल क्वेश्चन है वो ts+1 है। मैंने क्या बताया था, अगर 1 नहीं आ रहा यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 1/2s। यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडिफाई होने के बाद क्या बना 5/1/2 है तो ये क्या आ जाएगा 0.5s+1। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में एक ही पोल है जो कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 0.5s+1 को 0 के इक्वल पुट करें तो ये आता है 0.5s इज इक्वल टू -1 और s आ जाएगा -1/0.5 और s इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इसका मतलब है कि सिस्टम में एक ही पोल है जो कि जिसको रेड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। हमेशा याद रखना कि पोल्स को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और जीरोस को हमेशा सर्कल से, ऐसे जीरो को। एक ही पोल है सिस्टम में और उसकी लोकेशन क्या है 2 और उसका टाइम हमारे पास क्या है 0.5 सेकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन 10/s+3। ये भी अपनी एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे s+1 चाहिए तो इसके लिए हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे 1/3। यहाँ पे 3 है, ठीक है, वो ज़रा लिखा नहीं जा रहा वहाँ पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10/3 क्या आ जाएगा 3.3, 1/3 क्या आ जाएगा 0.33 s+1। ठीक है, तो जो एक ही पोल है वो -3 पे है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि पोल है -3 पे है और उसका जो टाइम है वो हमारे पास क्या है 0.33 सेकेंड्स। इसका जो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसने एग्जांपल बताई डिफरेंट पोल्स की और उनके टाइम सेकंड्स की। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कोई डिले आ जाता है, डिले का क्या मतलब है कि e⁻s(t_d), जो td है ये हमारे पास क्या है टाइम डिले। ये देखो इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, अगर हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है और लेकिन पहले भी हमारे पास इक्वेशन ऐसी ही होती है, लेकिन अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। इसका बता रहा है कि ये, इसका मतलब है कि ये e⁻ जो -2s है ना, इसमें जो td है टाइम डिले वो किसके इक्वल है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये कि पहले जीरो के बाद एक डिले आएगा 2 सेकेंड का। अगर देखें ये भी आपके पास आ सकता है कि जगह सिस्टम है उसकी प्रोग्रामिंग करनी है और उसमें डिले को ऐड करना है तो टी डी की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो टी डी को अगर आपने तो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ई की पावर उसका ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और माइनस में वो एस के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले क्या आएगा डिले आएगा, डिले के बाद हमारे पास वो स्टेप फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका टाइम कांस्टेंट आ गया
और ये इसका के आ गया। आगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की एग्जांपल्स क्या है कि एक आरसी सर्किट है, ये आरएल सर्किट है, तो ये एग्जांपल है। इसी तरह से ये क्रूज कंट्रोल ऑफ व्हीकल है, उसको कंट्रोल एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और एक उसकी अपनी फ्रिक्शन है और एक उसका मैथ है 1/ms+b। तो ये भी एग्जांपल है क्योंकि इसमें एस स्केयर नहीं है ना कहीं भी, ये एक सिंगल एस का फंक्शन है। तो अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन सिंगल एस का फंक्शन हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। नाउ द lecture 6 भी हैव बीन completed.